प्रश्न नंबर 16, टेलीविजन के लिए समाचार या स्क्रिप्ट लिखते समय कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए। लास्ट टाइम में हमने टेलीविजन से संबंधित प्रश्न पढ़ा था कि टेलीविजन कौन सा माध्यम है, कैसा माध्यम है या टेलीविजन क्या है। तो वो हम सभी जानते हैं कि वो दृश्य श्रव्य माध्यम है। अब प्रश्न नंबर 16 हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो टेलीविजन के समाचार के लिए स्क्रिप्ट लिखा जाता है वो उसमें उसको लिखते हुए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो। दूसरा, शब्दों को किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। तीसरा, शब्द सुनने के अनुकूल होने चाहिए, दृश्य के नहीं। चौथा, शब्दों की दृश्य या श्रव्य में अनुकूलता आवश्यक नहीं है। अब आप यहाँ पर अगर एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपको आंसर खुद मिल जाएगा। आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर का जो है वो बोलता है कि शब्द जो है वो पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो, यानी जो बोला जा रहा है वही चीज दिखाई भी देनी चाहिए। तो ये ठीक है कुछ। दूसरा, शब्दों को किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। इतनी मतलब आप कह सकते हैं कि आप इतना भी बेफिक्र होकर उसके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है शब्द सुनने के अनुकूल होने चाहिए, दृश्य के नहीं, यानी जो भी है सिर्फ सुनने के लिए है, उसी पे फोकस करो, देखने के लिए नहीं। तो ये गलत होगा, क्योंकि टीवी जो है श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम है। तो यहाँ पे सिर्फ सुनने का काम नहीं हो रहा, देखने का भी काम हो रहा है। तो इसलिए दोनों चीजों पे बराबर फका फोकस होना बहुत जरूरी है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे कट गया। अगला ऑप्शन बोलता है शब्दों की दृश्य या श्रव्य में अनुकूलता आवश्यक नहीं है। तो अनुकूलता आवश्यक क्यों नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का जो है यही यहाँ पर हमें ये जो है एप्रोप्रिएट लग रहा है कि ये ऑप्शन नंबर का होना चाहिए इसका उत्तर, क्योंकि जो शब्द हैं वो पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल भी होने चाहिए। इसमें ये दोनों की इम्पोर्टेंस दिख रही है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं वो अच्छे से सुनाई भी दें, इफेक्टिव हो और साथ में दृश्य जो है मैच करते हुए होने चाहिए। तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, टेलीविजन पर खबर वस्तुतः कितने हिस्सों में बटी होती है। जो टेलीविजन की खबर होती है वो कितने हिस्सों में बटी होती है, 3, 4, 2 या फिर 5। तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर गा। दो जो है हिस्से में वो बटे होते हैं। वहाँ के न्यूज़ यानी टेलीविजन पे जो खबर सुनाई देती है या खबर जो तैयार की जाती है उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। तो प्रश्न नंबर 17 का यहाँ ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, किसी बड़ी खबर को टीवी पर किस रूप में दिखाया जाता है। अगर कोई बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, तो उसको किस रूप में दिखाया जाता है। अब देखेंगे कि कोई बहुत एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है टीवी पर और एक बड़ी खबर है वो, तो किस तरीके से आप देखेंगे हर टीवी चैनल जो है दिखाने लग जाता है। तो वो किस रूप में दिखाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास 4। टीवी के पर्दे के निचले हिस्से में दिखाया जाता है, यानी आप देखेंगे कि जो आप नीचे एक पट्टी सी चलती रहती है उसमें वो न्यूज़ दिखाई जाएगी, बहुत बड़ी कोई खबर एकदम से लेटेस्ट अपडेट आई है तो, या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में, या फिर गौण रूप में, या फिर अगला है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो प्रश्न नंबर 18 है उसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि आजकल सबको पता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ जो है उसमें अगर कोई बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ रही है तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में दिखाई जाती है। बाकी सारी न्यूज़ पीछे हो जाती है, फिर लेटेस्ट अपडेट है और वो एक बड़ी खबर है तो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह हमें दिखाई देती है। तो प्रश्न नंबर 18 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। जब रिपोर्टर घटना स्थल पर होता है, जहां से हमें जो भी कोई घटना है, कोई भी न्यूज़ है, जो एक्चुअल जगह है जो जहां पर घटित हुई है वहां पर रिपोर्टर पहुंचता है, सारी घटना के बारे में जानकारी लेता है। तो जब वो घटना स्थल पर होता है तो खबर का जो प्रारूप है वो किस चरण में होता है। तो यानी वो खबर बनने के किस स्टेप पर होता है, ये बात पूछी जा रही है। प्रश्न को एक बार फिर से समझें कि जब रिपोर्टर जो है घटना स्थल पर होता है तो उस घटना स्थल पर पहुंचकर घटना स्थल की जानकारी लेना और जो देना है वो खबर बनाने से लेकर देने तक के किस स्टेप पर होता है, किस चरण में होता है। वो लाइव होता है, एंकर बाइट होता है, फोन इन होता है या फिर एंकर पैकेज होता है। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, फोन इन। तो वो
खबर का जो प्रारूप है वो उसके फोन इन चरण में होता है। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग फोन इन। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए शानदार प्रस्तुति देते ये बच्चे, इस तरह की खबर जनसंचार के किस माध्यम के लिए उपयुक्त है? सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए शानदार प्रस्तुति देते हुए बच्चे, ये एक न्यूज की हेडलाइन है। अब इस हेडलाइन को पढ़ के आपको समझना है कि ये कौन से जनसंचार माध्यम के लिए सबसे बेहतर लाइन होगी। तो प्रश्न नंबर 20 के जो यहाँ पे हम देखेंगे 4 ऑप्शन है, प्रिंट मीडिया, टीवी, समाचार पत्र या फिर इंटरनेट। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। अब खा क्यों सही होगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए शानदार प्रस्तुति। सांस्कृतिक कार्यक्रम से तो फिर भी चलो कोई आइडिया लगाया जा सकता है कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन शानदार प्रस्तुति है, इसका मतलब उसका दिखना जरूरी है और उसके अनुसार ये हमें स्टेटमेंट तैयार करके दी गई उसके टीवी के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि यहाँ पर जो बातें हैं, अब आप देखेंगे कि जो बोला जा रहा है और जो दिखाया गया है वो एक दूसरे से मिलते जुलते दिखने चाहिए। हम फिर शानदार प्रस्तुति जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सिर्फ श्रव्य माध्यम होगा तो वो शानदार प्रस्तुति को कैसे देखेगा कोई भी। तो इस तरीके से ये टीवी के माध्यम के लिए सबसे उपयुक्त पंक्ति होगी, हेडलाइन होगी, तो ये टीवी के लिए उपयुक्त होगी। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, टीवी के लिए खबर लिखते समय किस तरह की आवाजों का ध्यान रखना जरूरी है? पहला ऑप्शन बाइट या कथन, दूसरा प्राकृतिक आवाजें यानी नेट साउंड, तीसरा का और खा दोनों, चौथा अवरक्त ध्वनि। तो प्रश्न नंबर 21 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि का और खा दोनों ऑप्शन इसके लिए सही होंगे कि जब टीवी के लिए कोई खबर लिखी जाती है तो उसको टेलीकास्ट करने के लिए जिन आवाज़ों का ध्यान रखा जाता है वो है बाइट या फिर कथन, और दूसरा प्राकृतिक आवाज़ें। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर खा गा सही हो जाएगा, का और खा दोनों। अगला प्रश्न है नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है? नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है, यानी नेट साउंड जो है वो कौन से माध्यम के लिए प्रयोग की जाती है? इंटरनेट से, टेलीविजन से, रेडियो से या फिर सिनेमा से? तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका सही उत्तर हो जाएगा टेलीविजन से। जो नेट साउंड है वो टीवी से रिलेटेड है, वो टीवी से संबंधित है और टीवी के माध्यम के लिए वो प्रयोग में लाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही ऑप्शन जो है वो खा हो जाएगा, टेलीविजन से। अगला प्रश्न है रेडियो और टीवी के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए? अब यहाँ पे दोनों ही माध्यमों के लिए बात हो रही है, टीवी और रेडियो, इन दोनों के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए? जो इनका कंटेंट है उसके भाषा कैसी होनी चाहिए? वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट होने चाहिए। भाषा प्रभावी व संप्रेषणीय होनी चाहिए। प्रभावी यानी जिसका प्रभाव पड़े, अच्छा प्रभाव। संप्रेषणीय यानी सुनने वाला व्यक्ति जो है उसको जल्दी कैच कर सके। तीसरा, भाषा मुहावरेदार व स्वाभाविक होनी चाहिए। चौथा, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये तीनों ही जो इसमें खासियत है वो होनी चाहिए टीवी और रेडियो के लिए। वाक्य छोटे हों, सीधे हों, स्पष्ट हों, यानी जो आसानी से समझ में आए। भाषा प्रभावी हो, संप्रेषणीय हो, भाषा मुहावरेदार भी होनी चाहिए और स्वाभाविक भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 23 का 4th ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24, टीवी में किस तरह के शब्द सहज माने जाते हैं? कैसे शब्द होते हैं जो टीवी के लिए प्रयोग किए जाते हैं और वो सहज यानी सरल माने जाते हैं, इजी माने जाते हैं? क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला, पंक्ति की जगह कतार या फिर उपरोक्त सभी? तो प्रश्न नंबर 24 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये सारी चीजें जो हैं वो टीवी में सहज माने जाते हैं। अब क्रय विक्रय शब्दों का प्रयोग ना करें, वो आम जनता के लिए जो है वो टफ हो जाएंगी बातें। खरीद बिक्री उन्हें आसानी से समझ में आएंगी, इसलिए वो सहज माना जाएगा। स्थानांतरण जो है आम जनता को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, उनके लिए तबादला शब्द जो है बहुत इजी कैचिंग होगा। तो ये क्योंकि हमें जनता का ध्यान भी रखना है कि जनता हमारी कैसी है। ज़्यादातर जो मॉब है वो ज़्यादा कैसा है, जो सरल शब्दों को ले सकता है या फिर कठिन शब्दों को। पंक्ति की जगह हम कतार शब्दों को ले सकते हैं, वो सहज माने जाएंगे। तो इस तरीके से जो ये तीनों ऑप्शन है वो सही है। तो प्रश्न नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर घ है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, इंटरनेट पत्रकारिता को कहा जाता है। अब जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसको क्या कहा जाता है? ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता या फिर उपरोक्त सभी? अब आप देखेंगे यहाँ पे एक प्रश्न, ये प्रश्न जो है हमारे सामने इंटरनेट पत्रकारिता, ये नहीं कि एक अलग
तीसरा माध्यम है। अभी तक हमने रेडियो के बारे में पढ़ा, टीवी से संबंधित प्रश्न पढ़े, यहाँ से इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में प्रश्न शुरू हो रहे हैं हमारे। तो अब यहाँ पे प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसको और कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। इंटरनेट जो पत्रकारिता है उसको ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, क्योंकि लोग जो है इंटरनेट के ये सिनोनिम्स मानने लगे हैं, ऑनलाइन, साइबर, वेब, और इजीली कैच कर लेते हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता है, इसलिए इनको तीनों जो नाम है वो इंटरनेट पत्रकारिता के लिए दे दिए गए हैं, और इसलिए इसके ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता तीनों ही नाम से जान सकते हैं या कह सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट है या फिर इंटरनेट क्या है? केवल एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, एक यांत्रिक उपकरण है। यांत्रिक यानी मशीनी उपकरण है कोई। तो प्रश्न नंबर 26 का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, ये एक टूल है। तो 26 का ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट पर पत्रकारिता के कितने रूप हैं? इंटरनेट पर जो हम पत्रकारिता देखते हैं उसको हमें कितने रूप में देखने को मिलता है? 4 ऑप्शन है। पहला, खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर द्वारा अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह ईमेल द्वारा भेजना। तीसरा, का और खा दोनों। चौथा, तीसरा, अखबारों का मुद्रण करना। तो प्रश्न नंबर जो 27 है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ही सही है। जो इंटरनेट पत्रकारिता है वो खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का प्रयोग करता है। दूसरा, रिपोर्टर जो है अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह ईमेल द्वारा भेज देता है। तो ये पत्रकारिता के हमें 2 रूप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, पत्रकारिता में इंटरनेट का कार्य है, यानी दूसरी तरीके से एक प्रश्न बन सकता है कि पत्रकारिता में इंटरनेट का क्या कार्य है। तो 4 ऑप्शन है, समाचारों का संकलन करना, खबरों का सत्यापन करना, सत्यापन यानी वेरीफाई करना कि हाँ ये सही है, खबरों का पुष्टिकरण करना वही उसी से रिलेटेबल है कि सत्यापन करना फिर पुष्टिकरण करना कि ये सारी खबरें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। जो प्रश्न नंबर 28 है उसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पत्रकारिता में इंटरनेट का जो काम है वो तीनों ही है कि समाचारों का संकलन करता है, उसका सत्यापन भी करता है और उसका पुष्टिकरण भी करता है। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19, इंटरनेट द्वारा 1 सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? जो इंटरनेट पत्रकारिता है जब इसका उपयोग किया जाता है तो इंटरनेट के माध्यम से हम 1 सेकंड में कितने शब्द भेज सकते हैं? तो 4 ऑप्शन है, 56,000, 60,000, 70,000 या फिर 80,000। प्रश्न नंबर 29 का जो सही उत्तर है वो है 70,000, यानी ऑप्शन नंबर ग। तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ग 70,000 सही हो जाएगा कि इंटरनेट द्वारा हम 1 सेकंड में 70,000 शब्द भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है? इंटरनेट पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो प्रश्न नंबर 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख कि इंटरनेट पत्रकारिता जो है वो 2 प्रकार की होती है। होप आपको ये MCQs पसंद आए होंगे, आपको हेल्प कर रहे होंगे टर्म 1 के लिए, और इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से रिलेटेड जो चैनल पे क्या अपडेट हो रहा है, कौन से चैप्टर से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन अपडेट हो रही है या फिर MCQs अपडेट हो रहे हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।